वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि पिछली क्लास में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा, और लेकिन आज तक जो आपके चैप्टर हो चुके हैं उनमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की चल रही है। तो अब तक जो चैप्टर हो चुके हैं आपके संस्कृत व्याकरण में वो संधि, समास और अव्यय, ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 3 चैप्टरों में से आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। तो परीक्षा में जिस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार आप उसी पर आधारित ये टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो आपको कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है, और कमेंट बॉक्स में या यदि आपसे किसी पद का संधि विच्छेद करवाया जाए किसी पद का, तो उसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। अथवा कोई भी सामासिक पद हो या समास विग्रह हो तो उसका सामासिक पद का यदि विग्रह करना है तो और समास का नाम लिखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका वो है संधि से। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदं कृत्वा संधे नामपि लिखत के स्थान पर आपको लिखतो भी आ सकता है। अतः यह कहता है अधोलिखित पदों का अर्थात शब्दों का संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेद करके, संधे नामापि लिखत, संधि का नाम लिखे। इस प्रकार का आपके लिए क्वेश्चन आएगा, अर्थात 2 अंक का। तो पहला जो पद है उसका आपको संधि विच्छेद करना है, वो है शुद्योपास्य है। इसके बाद जो अगला है मातोष्य, इसके बाद भवति, इसके बाद में धेनुर्गच्छति, अत एव। इससे अगला जो पद है देखिए ये पद है। इन 6 पदों का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, और संधि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में अभी लिखना है। तो पहला जो पद है शुद्योपास, देखिए हमें इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि यह वर्ण से पहले आधा व्यंजन वर्ण आ रहा है धे है, अतः धे अलंत रहेगा इसमें। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय इस धे को क्या लिखा जाएगा, पूरा लिखा जाएगा। और यह कब आएगा, यण संधि के अनुसार, इको यणजी सूत्र के अनुसार यदि एक वर्ण के बाद में कोई ए समान अच आए अथवा ए समान स्वर वर्ण आए तो एक के स्थान पर यणादेश कर दिया जाता है। जैसे ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले कर दिया जाता है। अब देखिए यह कब आएगा, जब हम इस दे में या तो ह्रस्व ई की अथवा छोटी ई की या बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। अब देखिए इसका जो संधि विच्छेद जो होगा सुधी धन। अब देखिए यह वर्ण में ये जो यह व्यंजन वर्ण है इसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, उ। उसके बाद में क्या शेष रहा है, पाश्य। क्या शेष रहा है, पास।
ये हो गया इसका संधि विच्छेद, सुधि धन उपास। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताएं कि इस सुधि उपास पद में कौन सी संधि होगी। देखिए इसमें जो संधि होगी सुधि धन उपास, ये देखते हैं सुधि के अंत में कौन सा स्वर वर्ण है, दीर्घ ई है, और उपास के पूर्व में उ है। और ये तो क्लियर है कि इसमें स्वर संधि है। स्वर संधि का जो आपके जो सिलेबस में जो भेद है वो है यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, पर रूप है और पूर्व रूप है। ये केवल आपके सिलेबस में 5 ही भेद है। अब देखिए दीर्घ ई है पूर्ववर्ण के स्थान पर और परवर्ण के स्थान पर ह्रस्व उ है, तो यहाँ दोनों पक्षों में अतः पूर्व और परवर्ण असमान स्वर वर्ण है। कैसे है, असमान स्वर वर्ण है, तो ई के स्थान पर आपको क्या करना है, यह करना है। क्या करना है, यह करना है। तो कौन सी संधि में करते हैं, यण संधि में। तो कौन सी संधि होगी सुधि उपास पद में, यण संधि। अब देखिए इससे अगला जो पद है वो है मातुष्य। क्या है, मातुष्य। अब देखिए हमें इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। अब देखिए इसमें सकार है, सकार के बाद में च है, तो इस सकार के स्थान पर आपको क्या करना है, केवल इस सकार को विसर्ग में परिवर्तित कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल इस विसर्ग के स्थान पर इस स के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है और उसके बाद च करना है। क्योंकि विसर्ग के बाद च होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य सकार कर दिया जाता है। तो इसमें जो संधि जो होगी वो होगी विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन किया जा रहा है या स किया जा रहा है, अर्थात स के स्थान पर क्या किया जा रहा है, विसर्ग किया जा रहा है। तो होगी सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। अब देखिए इससे अगला जो पद है भवती। अगला पद क्या है, भवती। वैसे तो ये भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लेकिन आप अब देखिए जब हम इसका उच्चारण करते हैं भवती तो इसमें किसकी ध्वनि आती है, यहां अब की ध्वनि आती है। और आपको संधि आदि कराते समय बताया गया था कि अब की ध्वनि किस संधि में आती है, जिसमें ए ओ आई औ के स्थान पर ए अब आए और आव आदेश किए जाते हैं। अब देखिए अब की ध्वनि आ रही तो ये वे कब आएगा, जब इस वे से पहले वाले वर्ण में अथवा वे में किसकी मात्रा लगाएंगे हम, ऊ की। किसकी लगाएंगे, ऊ की। अब देखिए ऊ की लगा दे। अब इस वे में आपको देखना है कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है, ह्रस्व ए है। बाद में क्या रह रहा है, शेष ति। तो इसका जो संधि विच्छेद जो होगा वो होगा बोधन अति। और संधि कौन सी होगी, अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अब देखिए इससे अगला जो पद है वो है धेनुर गच्छति। अब देखिए धेनुर गच्छति, इसमें रकार आ रहा है तो रकार के स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग करना है। रे के स्थान पर क्या करना है, विसर्ग करना है। केवल रे को संधि विच्छेद करते समय किसमें परिवर्तित करेंगे, विसर्ग में। और उसके बाद में जैसा जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। केवल इस रे के स्थान पर आपको विसर्ग करना है और जो दोनों पद हैं उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब देखिए रे के स्थान पर आपने क्या किया है, विसर्ग किया है। तो ये तो निश्चित है इसमें विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग रे के स्थान पर क्या किया है, विसर्ग किया है। तो कौन सी संधि होगी, रुत्व विसर्ग संधि। रुत्व विसर्ग संधि। क्योंकि यहां अब देखिए ये सूत्र आपके लिए बताया गया था, एचो असी विसर्गस्य रेफ है। यह बताया गया था कि ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर वर्ण के बाद में विसर्ग हो और परवर्ण जो हो किसी भी अस्वर्ण हो, अतः स्वर या व्यंजन कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, रे कर दिया जाता है। तो इसमें धेनुर गच्छति पद में कौन सी संधि हुई, रुत्व विसर्ग संधि। अब देखिए अतएव, क्या अगला जो पद है वो क्या है,
अतएव। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, केवल जो पूर्व जो अत जो पद है उसके बाद में आपको क्या लगाने, केवल विसर्ग लगाने और बाद का जो पद है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ विसर्ग का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, तो इसमें अतएव में कौन सी संधि होगी, विसर्ग लोप संधि। कौन सी संधि हुई, विसर्ग लोप संधि, क्योंकि संधि युक्त पद में या किसका लोप किया गया था, विसर्ग का लोप किया गया है। अब इससे अगला जो पद है वो है सत्यम पद। अगला जो पद है वो है सत्यम पद। देखिए हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो अनुस्वार है इसको किस में परिवर्तित किया जाएगा, में। किस में परिवर्तित करेंगे, में। उसके बाद दे, अर्थात इसमें जो संधि होगी कौन सी होगी, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि होगी, अनुस्वार संधि। देखिए इस एक क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार का आता है कि आपको संधि युक्त पद दे दिए जाते हैं जिनका आपको संधि विच्छेद करना होता है और संधि का नाम लिखना होता है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं, एक तो संधि विच्छेद का और एक संधि के नाम का। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, अधोलिखित संधि विच्छेदा नाम संधिम कृत्वा संधे नामापि लिखत। देखिए अगला जो क्वेश्चन, अधोलिखित पदा नाम अधोलिखित संधि विच्छेद नाम संधिम कृत्वा संधे नामपि लिखत। अब देखिए एक प्रकार का आता है, 2 अंक का क्वेश्चन आपको इस प्रकार का आता है कि संधि विच्छेद दिए होते हैं, उसकी आपको संधि करनी होती है और संधि का नाम लिखना होता है। देखिए सबसे पहला जो पद है अर्थात जो संधि विच्छेद है वो है आपका एकलो अपि। अब देखिए सबसे पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में संधि युक्त पद क्या बनेगा वो लिखना है और संधि का नाम लिखना है। इससे अगला अंत है राष्ट्रीय। इससे अगला धात्री अंश है। इससे अगला जो पद है यश है धनदा। इसके बाद में बाक धन एस है। इससे अगला जो पद है अर्थात जो संधि विच्छेद है जगत धन ले। इनका आपको क्या करना है, इनका आपको संधि युक्त पद बनाना है और संधि का नाम लिखना है। इसके बाद अब देखिए पहला जो पद है एकलो धन अपि। अब देखिए एकलो के अंत में ओ स्वर वर्ण है और अपि के पूर्व में ह्रस्व ए है। अब देखिए ओ के बाद ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ के बाद ए आ रहा है, ओ के बाद ए। तो इंग पदांतादति सूत्र के अनुसार, इंग पदांतादति सूत्र के अनुसार इस ओ पूर्व और पर के स्थान पर क्या कर दिया जाता है, पूर्वरूप एकादेश कर दिया जाता है। अब देखिए इसका जो संधियुक्त जो पद बनेगा क्या बनेगा, एकलो, क्या बनेगा, एकलो अपि। संधि कौन सी होगी,
पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि। अब देखिए कमेंट बॉक्स में आपके सभी के संधियुक्त पद बनाने और संधि का नाम लिखना है। अब देखिए इससे अगला जो पद है अर्थात संधि विच्छेद है वो है अंत है धन राष्ट्रीय। अब देखिए यह विसर्ग है, उसके बाद रे है, तो विसर्ग का क्या कर दिया जाएगा? लोप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? लोप कर दिया जाएगा। लेकिन लोप करने से पहले यहां इस ते में कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? ह्रस्व ए है अर्थात छोटा आ है। तो इस ए को संधियुक्त पद बनाते समय किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? आ में, दीर्घ आ में। तो संधियुक्त पद क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए विसर्ग का क्या कर दिया गया है? यहाँ लोप कर दिया गया है। तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग लोप, विसर्ग लोप संधि। अब देखिए इससे अगला जो पद है धात्री धन अंश है। अब देखिए त्रि के अंत में अर्थात इसमें कौन सा स्वर वर्ण सम्मिलित है? री है। उसके बाद में अंश है के पूर्व में ए है। दोनों पक्षों में ए समान स्वर वर्ण है अर्थात तो यहां री के स्थान पर क्या परिवर्तन किया जाएगा? रह किया जाएगा। तो संधियुक्त जो पद बनेगा क्या बनेगा? धात्रंश हो। क्या बनेगा? धात्रंश है, क्योंकि तय और रह से मिलकर जो संयुक्त व्यंजन वर्ण बनता है क्या बनता है? त्रय बनता है। तो इसमें संधि जो होगी कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। और देखिए इससे अगला जो संधि विच्छेद है वो है यस है धन दा। अब देखिए ए के बाद में विसर्ग है, ए के बाद में विसर्ग है, उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण है तो इस विसर्ग को किस में परिवर्तित किया जाएगा? ऊ में परिवर्तित किया जाएगा। तो संधि युक्त पद जो बनेगा क्या बनेगा? यशोदा। क्या बनेगा? यशोदा। अब देखिए विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हुई है तो विसर्ग जो संधि जो होगी क्या होगी? उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? उत्व विसर्ग संधि। अब देखिए इससे अगला जो पद है वो संधि विच्छेद जो है बाक धन इस है। अब देखिए प्रथम वर्ण के अंत में, प्रथम पद के अंत में क्या है? क है अर्थात क अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। उसके बाद में तृतीय वो स्वर वर्ण है। जब हम इसका क्या करेंगे? संधि युक्त पद बनाएंगे तो अपने वर्ग के प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होगा? क ख गे। कौन सा होगा? गे। तो इस क को किस में परिवर्तित करना है? गे में परिवर्तित करना है। तो संधि युक्त पद जो बनेगा क्या बनेगा? बागी से है। क्या बनेगा? बागी से है। अब देखिए यहां अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण किया गया है। मैंने आपको संधि कराते समय अर्थात जसत्व संधि कराते समय आपको बताया था कि कचर तब के स्थान पर गजर दब कर दिया जाता है और यदि संधि विच्छेद करते हैं तो गजर दब के स्थान पर कचर तब कर दिया जाता है क्रमशः। यदि क है तो क के स्थान पर गे करेंगे, च के स्थान पर जय करेंगे। तो इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी? जसत्व संधि। कौन सी संधि होगी? जसत्व संधि। अब देखिए अगला और लास्ट जो संधि विच्छेद है वो है जगत धन लय। अब देखिए ये तय वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद में लय है तो इस लय के हिसाब से इस तय वर्ग के किसी भी वर्ण को, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, लेकिन पांचवें वर्ण को अनुनासिक लय में परिवर्तित किया जाता है। तो इस लय को हम तय वर्ग को किस में परिवर्तित करना है? लय में परिवर्तित करना है। तो संधि युक्त जो पद बनेगा वो क्या बनेगा? जगल ले। क्या बनेगा? जगल ले। अर्थात संधि जो कौन सी होगी? पर सवर्ण संधि। कौन सी संधि होगी? पर सवर्ण संधि। अब देखिए ये तो हो गए आपके संधियों का टेस्ट। इससे अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है समासों से संबंधित। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपका समासों से संबंधित
कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम अथवा विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखतु, अर्थात रेखांकित समस्त पदों अथवा विग्रह पदों का समास करके आपको समास का नाम लिखना है। तो पहला जो पद है सीता रामौ वनम अगच्छताम, सीता और राम वन को गए। तो यहां जो रेखांकित पद है वो है सीता रामौ। अब देखिए आपके जो सिलेबस में केवल 3 ही समास हैं। पहला जो समास है वो अव्ययभाव समास है जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, और दूसरा जो समास है वो कर्मधारय है जिसमें विशेषण विशेष उपमान उपमान उपमेय उपमान या उपमान उपमेय होते हैं, और तीसरा जो पद समास जो है वो है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद अपना अपना महत्व रखते हैं। अब देखिए इसमें जो रेखांकित जो पद है पहले वाक्य में वो है सीतारामौ। तो ये जो है द्विवचन में है, तो आपको समास कराते समय बताया गया था कि द्विवचन अथवा बहुवचन द्वंद्व समास के जो समस्त पद जो होते हैं वो द्विवचन अथवा बहुवचन में ही होते हैं। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में आपको क्या लगानी है, प्रथमा विभक्ति लगानी है, और प्रथमा विभक्ति लगाने के बाद दोनों पदों के बाद में आपको 6 पद लिखना है। जैसे सीता च रामेह च, या इस विसर्ग के स्थान पर आप से तालव्य सकार भी कर सकते हैं। इस प्रकार रामस्य, ये दोनों ही तरीका सही है। और इसमें जो समास होगा वो समास होगा द्वंद्व समास। आपको केवल 3 ही समासों के नाम याद रखने, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही समास हैं, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद्व। अब देखिए अगला जो पद है उपग्रामम विद्यालय स्थित है। तो उपग्रामम, अब देखिए इसका आपको विग्रह करना है और समास का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसे सभी के राधा चतुरा वाला अस्ति, माता च पिता च अगच्छते है, मधुर वचनम एव वदेत, यथा समयम कार्यम करो। जल्दी से इनका जो समस्त पद है उसका विग्रह करना है और जो विग्रह पद है उसका समस्त पद बनाना है। तो समस्त पद और विग्रह करके समास के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब देखिए अगला देखते हैं उपग्रामम। तो देखिए पूर्व जो पद है, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए उप क्या है, एक उपसर्ग है अर्थात अव्यय है। तो आपको अव्ययभाव समास कराते समय बताया गया था कि ऐसा कोई समस्त पद हो जिसमें उपअव्यय हो उसका प्रयोग समीप अर्थ में किया जाता है। तो उपअव्ययुक्त समस्त पदों का जब आप विग्रह करते हैं तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाते हैं और बाद में समीपम पद लिख दिया जाता है। अब देखिए उपग्रामम का जो विग्रह होगा ग्रामस्य समीपम, ग्रामस्य समीपम। कौन सा समास होगा इसमें, अव्ययी अव्ययभाव समास। कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, क्योंकि पूर्व पद क्या है इसमें अव्यय है। अब देखिए राधा चतुरा वाला अस्ति, अगला जो वाक्य है राधा चतुरा वाला अस्ति। अब देखिए बाला क्या है, नाम है, बाला अर्थात बालिका, बालिका जो कैसी है चतुरा है। तो बालक पद की, इस बाला पद की कौन सा पद विशेषता बता रहा है, चतुरा, अर्थात बाला कैसी है, चतुरा है। तो बाला क्या है, विशेष है, और चतुरा क्या है, विशेषण। तो विशेषण और विशेषण विशेष जो कर्मधारय है कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब देखिए इसमें जो समस्त पद जो बनाया जाता है वो किसके लिंग के अनुसार बनाया जाता है, विशेष के लिंग के अनुसार बनाया जाता है। कर्मधारय समास कराते समय अथवा पढ़ाते समय आपको बताया गया था। अब देखिए ये जो बाला जो पद है कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समस्त पद जो होगा अर्थात विशेष है, विशेष स्त्रीलिंग में है तो समस्त पद भी स्त्रीलिंग में निर्मित होगा। अतः इसका जो समस्त पद जो होगा क्या होगा, चतुरो बाला, चतुरो बाला। समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
अब देखिए इससे अगला जो उदाहरण माता चे पिता चे आगच्छते है, माता चे पिता चे। अब देखिए इसमें चे पद आ रहा है ना, तो चे पद से आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो माता चे पिता चे आगच्छते है, तो इसमें चे जो पद आ रहा है इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें द्वंद्व समास है। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, समस्त पद बनाना है। ये क्या है, विग्रह है, क्या है, विग्रह है। तो आपको इसका क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। तो समस्त पद माता पितरौ, माता पितरौ, क्योंकि माता और पिता दोनों हैं, और एक पितरौ भी बनता है इसका, पितरौ एक शेष द्वंद्व समास में क्या बनता है, पितरौ। यदि आप दोनों में से किसी भी एक को बनाए तो दोनों ही सही हैं। तो इसमें जो समास जो होगा कौन सा होगा, द्वंद्व समास। अब देखिए अगला जो पद है मधुर वचनम एव वदेत, अतः मधुर वचन ही बोलने चाहिए। अब देखिए वचन, वचनम अथा वचन कैसे हैं, मधुर हैं, मीठे हैं। अथा वचन पद की विशेषता कौन सा पद बता रहा है, मधुर बता रहा है। मधुर क्या है, या विशेषण है, और वचनम क्या है, वचनम क्या है, विशेष है। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे, क्या करना है आपको, ये समस्त पद दिया हुआ है और क्या करना है आपको, विग्रह करना है। तो विग्रह आपको बताया था मधुरम वचनम इति, एक तो ये तरीका बताया गया था आपके लिए, और एक बताया गया था मधुरम चे तद वचनम इति। समास कौन सा होगा, कर्मधारय। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब देखिए दोनों प्रकार से आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका विग्रह कर सकते हैं। अगला जो पद है यथा समयम कार्यम करो। अब देखिए यथा क्या है, एक अव्यय पद है, यथा उपसर्ग है। तो यथा अव्यय युक्त पदों का आपको पता होना चाहिए कि यथा अव्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, अनतिक्रम अर्थ में किया जाता है। अब देखिए जब हम इसका विग्रह करेंगे तो उत्तर पद को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, समयम, और बाद में क्या लिखना है, अनतिक्रम में। क्या लिखना है, अनतिक्रम में। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। अब देखिए ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अव्ययों से संबंधित, कि आपको किस प्रकार परीक्षा में अव्यय पद से संबंधित जो प्रश्न होता है, क्वेश्चन जो होता है, किस प्रकार पूछा जाता है। वैसे मैंने आपको पहले ही अव्यय जो पद कराए गए थे उस समय भी बता दिया गया था, लेकिन अब एक बार और पुनः देख लेते हैं। देखिए टेस्ट का अगला जो प्रश्न है, मंजूषायाम प्रदत्तै अव्यय पदै रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखतु, अथा मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। अब देखिए ये जो मंजूषा है इसमें 4 अव्यय पद दिए हुए हैं जिनका अर्थ आपको आना चाहिए। पहला जो अव्यय है वो बही, बही का अर्थ होता है बाहर। क्या होता है, बाहर। अपी का होता है भी, यथा का जैसा या जिस प्रकार, बिना का अभाव या रहित। अब देखिए पहला जो रिक्त स्थान है उसको देखते हैं। स क्रीडति, वह खेलता है। अहम खाली जगह, क्रीडामी, अहम मैं बाहर खेलता हूं। अहम अपि क्रीडामा था, मैं भी खेलता हूं। स क्रीडति अहम अपि क्रीडामि, पहले जो रिक्त स्थान है उसमें क्या कौन सा अव्यय आएगा, अपि। क्या आएगा, अपि। अगला है, अब देखिए कुछ ऐसे अव्यय पद हैं जिनके साथ एक दूसरे के साथ वही आते हैं, यथा, तथा, यदा, कदा, यत्र, तत्र, ऐसे जो अव्यय पद हैं एक दूसरे के साथ। अब देखिए खाली जगह गुरु तथा शिष्य है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, यथा, गुरु तथा शिष्य है। क्या आएगा, दूसरे जो रिक्त स्थान है उसमें यथा। अब है अगला जो है, अब देखिए इसमें से पहले जो रिक्त स्थान है उसमें क्या गया, अपि, दूसरे में
यथा। अब दो रह गए, बिना और बही। और आपको ये ध्यान रखना, बिना के योग में जो विभक्ति होती है वो द्वितीया, तृतीया और पंचमी, और बही के योग में केवल पंचमी विभक्ति होती है। जैसे क्रियाम, खाली जगह, नरहे अकर्मण्य भवति। क्रियाम, क्रिया के बाहर, अतः क्रिया के बाहर, अतः ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि क्रिया से बाहर कोई हो। तो क्रियाम क्या शेष रहेगा, उसके बाद में क्रियाम बिना, क्रिया के बिना, नरहे मनुष्य अकर्मण्य भवति, मनुष्य अकर्मण्य होता है। तो इसमें अगला जो रिक्त स्थान है उसमें क्या, कौन सा अव्यय आएगा, बिना। क्या आएगा, बिना। और देखिए अगली जो मंजूषा है, इस प्रकार से अव्ययों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अव्यय जो आपके जो सिलेबस में है केवल 3 अंक के हैं। अब देखिए अगली जो मंजूषा है वो है का अर्थ बताया था मैंने आपके लिए, बीता हुआ कल। मां, मत या निषेध, यत्र जहां, बिना, अभाव या रहित, स्वे आने वाला कल, अपि भी, एव ही। अब देखिए भवन्ते है माने आप सब, खाली जगह, किमर्थम गमिष्यन्ति। अब देखिए भविष्य काल की बात हो रही है, ये जो गम धातु का जो ये रूप है लृट लकार भविष्यत काल का है। तो भविष्यत काल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आप सब कल किस लिए जाएंगे। तो यहाँ पहली जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा अव्यय पद आएगा, स्वे। भवन्ते है माने आप सब, स्वे कल, किमर्थम माने किस लिए, गमिष्यन्ति जाएंगे, आप सब कल किस लिए जाएंगे। अब देखिए परिश्रमम, खाली जगह, कुत्र साफल्यम। अब देखिए हे आ नहीं सकता क्योंकि इसका अर्थ होता है, मां का अर्थ होता है निषेध, यत्र का अर्थ होता है जहां। अब देखिए परिश्रमम बिना, और ये आपको ध्यान रखना है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। अब देखिए परिश्रमम जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तो इसमें जो पद आएगा वो कौन सा आएगा, अव्यय पद आएगा बिना। क्या आएगा, बिना। परिश्रमम बिना कुत्र साफल्यम, अर्थात परिश्रम के बिना सफलता कहां है। अब देखिए लास्ट और अंतिम जो रह रहा है आपका, बालाहा, खाली जगह, क्रीडन्ति, तत्र जनहा अपि भ्रमन्ति। तो आपको जो वाक्य जो दिया होगा उसको बार बार उसको पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, तत्र। तो तत्र के साथ में कौन सा अव्यय पद है आपके मंजूषा में, यत्र। कौन सा है, यत्र। अब देखिए इसमें क्या गया, यत्र बालाहा यत्र क्रीडन्ति, बाला जहां खेलती है, अतः बालिकाएं जहां खेलती हैं, अतः बालक जहां खेलते हैं, तत्र जनाः अपि भ्रमन्ति, वहां लोग भी घूमते हैं। तो इसमें अंतिम जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा अव्यय आएगा, यत्र। अतः ये आपको ध्यान रखना है, यथा के साथ क्या आता है, तथा आता है, यत्र के साथ तत्र आता है, कदा के साथ, यदा के साथ तदा आता है, तदा के साथ यदा आता है, और यावत के साथ तावत आता है, तावत के साथ यावत आता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यहां तक ये आपका क्या हो गया, टेस्ट हो गया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। यदि आपकी गलतियां अधिक आई होंगी तो आपको यह निश्चित है कि आपको और भी आगे अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अच्छा, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में अर्थात सोमवार को। धन्यवाद।